Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th students, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. सो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP. मीन्स GAAP होता क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या होती है. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं GAAP. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जितने भी कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं उन्हीं को GAAP कहा जाता है, मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमारे अकाउंटिंग के बेस होते हैं, हमारी अकाउंटिंग इन्हीं के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती है. मीन्स जितने भी रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, जो भी रिपोर्टिंग तैयार की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, या जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लेके आता है GAAP. ओके, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमारे ये नहीं कि हमने थोड़े टाइम के लिए ही अडॉप्ट किए, बल्कि जितने टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा जब तक ही ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते रहेंगे. ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते, ये लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वॉल्व होते हैं. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मीन्स GAAP. दीज प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस होती है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP रेफर टू द रूल्स और गाइडलाइंस. क्या होते हैं ये? रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. किस लिए हम इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? जब हम रिकॉर्डिंग करने जाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, या जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं. In order to bring uniformity and consistency in preparation and the presentation of financial statement. कि जो GAAP है, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, वो जब हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के सामने, आउटसाइडर के सामने, तो ये उनके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आती है और यूनिफॉर्मिटी लेके आती है. दीज प्रिंसिपल्स हैव involved over a long period of time on the basis of experiences of accountants, customs, legal decisions, etc. and which are generally accepted by the accounting professionals. कि जो ये GAAP है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है या कन्वेंशन है, ये किनके एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं? कि जो अकाउंटेंट है, जितने भी कस्टम है, जितने भी लीगल डिसीजन मेकर होते हैं एक बिजनेस के अंदर, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल होते हैं, इन सबको फॉलो अप करके चलते हैं. वो क्लियर है? तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि GAAP होता क्या है. कुछ नहीं होता, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, वही GAAP कहलाती है, जिनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है. क्लियर है? होप आपको समझ आ गया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की. अगर हम बात करें फर्स्ट अजम्पशन, तो फर्स्ट अजम्पशन होते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन. मींस जब कोई भी बिजनेस हम एस्टैब्लिश करने जाते हैं तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में यही होता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इनडेफिनेट टाइम तक हमारे बिजनेस की लाइफ होगी. ना ही हमारा बिजनेस कभी भी इंटेंशन में जाएगा, मीन्स लिक्विडेट में जाएगा, लिक्विडेट होगा, और ना ही उसका स्केल डाउन जाएगा. यही सोचकर हम ऑपरेट करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस के अंदर. क्या कभी आप ये सोचकर कोई भी काम स्टार्ट करते हो कि मुझे तो क्या है, बस 2-4 महीने के लिए ही चलाना? नहीं. हर एक जब आप स्टार्ट करते हो काम तो यही सोचकर करते हो कि वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के अंदर सबसे पहले अजम्पशन यही होती है कि बिजनेस होता है जो हमारा, वो गोइंग कंसर्न्स का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, ना कि शॉर्ट पीरियड के लिए. सो दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट एन एंटरप्राइज हैज एन indefinite life or existence. It is assumed that the business has neither intention or to liquidate or nor to scale down.
कि यही अज्यूम करके चलता है एक बिजनेसमैन कि उसका बिजनेस ना तो कभी लिक्विडेट होगा ना ही उसका डाउन स्केल जाएगा। इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, इसलिए वो जितनी भी ऑपरेशन एक्टिविटीज होती हैं वो उनको सिग्निफिकेंटली मीन्स मैनर्स के अंदर करता है, प्रॉपर तरीके में वो उनको फॉलो अप करके चलता है। ठीक है, अब बात करें गोइंग कंसर्न अजम्पशन की रिलेवेंस की। रिलेवेंस का मीन्स होता है एप्रोप्रिएशन, मीन्स कहां पर एप्रोप्रिएट किया जाता है इस अजम्पशन को। सो डेस्टिनेशन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्लाई की जाती है तो उस टाइम पर एक बिजनेस के अंदर ये देखा जाता है कि हमने कितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने किया है, उनके बीच में डिफरेंस को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इनटू करंट और नॉन करंट, जितनी भी हमारी करंट और नॉन करंट की असेट और लायबिलिटीज है उनको क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग डिनोट किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड asset and fixed asset appear in the balance sheet at book value without having reference to their market value, कि जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है किसी भी फिक्स्ड असेट के ऊपर तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है, ना कि मार्केट वैल्यू। कोई भी मार्केट वैल्यू का उसका रेफरेंस नहीं लिया जाता, ओनली बुक वैल्यू ही देखी जाती है, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्लियर है? तो ये कहां पर एप्रोप्रिएट होगी, कहां पर लागू होगी, कनेक्टेड होगी, जहां पर ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताए हैं इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी एक रूपता, संगता, मींस जो ये अजम्पशन होते हैं ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी अजम्पशन एक बार, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक बार सेलेक्ट कर लिया तो हम ये नहीं करेंगे कि उसको बार बार चेंज करते रहेंगे। एक बार अडॉप्ट कर लिया तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंटली ईयर तक उसी को अप्लाई करके चलेंगे, उसी को फॉलो अप करके चलेंगे। बट ये जरूरी नहीं कि अगर रिक्वायर है किसी भी बिजनेस को उस अजम्पशन की चेंज करने की, उस प्रैक्टिस की चेंज करने की, तो हाँ भाई चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये देखा जाता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अडॉप्ट कर लिया तो चेंज हो सकती है, लेकिन वो चेंजमेंट जो आएगा वो ये नहीं कि रेगुलर फॉर्म में आएगा, नहीं। जब ये लगे कि डिजायरेबल है वो चेंज, देन हम उसके अंदर, उस प्रैक्टिस के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही माना जाता है कि एक बिजनेस के अंदर अगर एक बार प्रैक्टिस को, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अगर सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो उसको मैनी ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स हम बिजनेस के अंदर उसी को अप्लाई करके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस लेके चलते हैं। क्लियर है? क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, किसमें? एक मीनिंगफुल और ट्रांसपेरेंट व्यू के अंदर। सो अगर हम उनको बार बार चेंज करते रहेंगे तो हमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड होगी वो हर बार डिफरेंट आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हमने अप्लाई कर लिया, उसको लॉन्ग टाइम तक हम यूज करते रहेंगे। ओके, तो ये है हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखो फिर, accounting to this assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year। उसी को हम साल भर आगे बढ़ाते जाएंगे और उसी को हम यूज करते जाएंगे। This will ensure a meaningful study of performance of the business for a number of year। क्योंकि जो हमने एक बार प्रैक्टिस यूज की है वही इंश्योर करके चलते हैं कि हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है हर साल। कंसिस्टेंसी अजम्पशन डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। भाई इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि चाहे कोई इमरजेंसी हो, चाहे डिजायरेबल हो, चाहे कुछ भी हो, चेंज नहीं कर सकते। नहीं, एक बार प्रैक्टिस को हमने, पर्टिकुलर प्रैक्टिस को हम चेंजमेंट लेके आ सकते हैं उसके अंदर, जो हमारी बिजनेस की रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट व्हेन अ चेंज इज डिजायरेबल इट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद इट्स इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जब हमने प्रैक्टिस को चेंज किया और जो हमारी पहले वाली पर्टिकुलर प्रैक्टिस थी
तो जो उसके अंदर चेंजेस आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम डिस्क्लोज करके चलेंगे कि पहले हमने ये प्रैक्टिस फॉलो अप की थी, अब ये प्रैक्टिस फॉलो अप की है, और उसका जो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है उसको भी हम डिस्क्लोज करके चलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर भी जो इफेक्ट आएगा उसको भी हम डिस्क्लोज करके चलेंगे। ओके, सो एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज्ड इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड सो। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज किया जा सकता है अगर अकाउंटिंग लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जरूरत है, टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल एंड ट्रांसपेरेंट, ताकि हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना सकें और उसको ट्रांसपेरेंट बना सकें, जो दूसरों को समझने में इजी हो। अगर हम रिलेवेंसी की बात करें तो कहां पर एप्रोप्रिएट होगी ये अजम्पशन, सो इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय यूटिलाइजिंग द कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई जो ये अजम्पशन होती है जब हम कंपेयर करके चलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू अदर ईयर या टू अदर बिजनेस, उस टाइम पर हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमारी फॉलो अप की जाती है, अप्लाई होती है। क्लियर है? देन थर्ड है एक्रूल अजम्पशन। एक्रूल अजम्पशन की अगर हम बात करें कि जब बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट किया गया है, कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन की गई है, तो उसकी एंट्री उसी टाइम पर की जाए, ना कि जब वो अर्न हुई है या इनकर्ड हुई है उस टाइम पर। सो यहाँ पर जो जितनी भी रिवेन्यू और कॉस्ट होते हैं वो रिकॉग्नाइज कब मानी जाएंगी, जब वो अर्न और इनकर्ड होंगी। पर जब उनकी मान लो कोई भी हमने क्रेडिट में सेल आउट की है, तो क्रेडिट में सेल आउट जिस दिन की थी हम उसी दिन एंट्री कर देंगे जितने की सेल आउट की थी, बट जिस दिन उसका कैश वगैरह मिला था हम उस दिन उसको ये नहीं मान के चलेंगे कि उस दिन वो चीज बिकी है, ठीक है। कैश कभी भी मिले, लेकिन जिस दिन हमने गुड्स को दे दिया या सर्विसेज पे आउट कर दी तो उसी दिन माना जाएगा ट्रांजैक्शन का, उसी दिन बुक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एंट्री की जाएंगी। क्लियर है? तो जो एक्रूल अजम्पशन है वो ये सब भी कह के चलती है। सो पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्रूल कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इक्वली, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों पे सेम वे से ये अप्लाई होती है। एज पर दिस अजम्पशन और रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड इनकर्ड। भाई उसी टाइम पर रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हमने अर्न कर ली या इनकर्ड हुई है, ना कि जब उसके रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट आई है उस टाइम पर। इट इज इमैटेरियल whether the cash is received or paid at the time of transaction or later date. If a credit sale credit for 2 months for 15,000 is made on the 15 Feb 2015, then the revenue earned is to be recorded on 15 Feb 2015। चाहे तो हमें उसी टाइम पर वो ट्रांजेक्शन की पेमेंट हुई हो, चाहे उसकी बाद में पेमेंट हुई हो, लेकिन अगर वो 15 Feb 2015 को ही ट्रांजैक्शन की गई थी तो रिकॉर्डिंग भी उसी दिन होगी, ना कि जिस टाइम पर कैश रिलीज होगा उस टाइम पर। नॉट ऑन द डेट ऑफ कैश रिलीज्ड फॉर is that after 2 months in the case of expenses, if at the end of the year the 2-month salary is due but not paid, then the expenses of salary will be recorded in the current year in the which salary is due, not in the next year in which it is will be paid। मान लो लास्ट 2 मंथ की सैलरी किसी की अनड्यू है अभी तक, ठीक है, पेड नहीं की गई है, ड्यू है, लेकिन ड्यू हो गई लेकिन पेड नहीं की गई। मान लो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर पेड अप होगी, लास्ट 2 मंथ की थी, नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगी, तो उसकी एंट्री हम जिस टाइम पर पेड अप हुई है हमें सैलरी उस टाइम नहीं करेंगे, बल्कि जिन 2 मंथ के लिए वो ड्यू थी उसी टाइम पर उनकी एंट्री की जाएगी। यही कहता है एक्रूल अजम्पशन। उसके बाद है रिलेवेंसी, कि कहां पर अप्रोप्रिएट होती है ये अजम्पशन। अर्निंग ऑफ रिवेन्यू एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सपेंसेस कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने कितना कंजम्पशन किया है रिसोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर कितनी रिवेन्यू हमने अर्न की है, उनको मैचअप करने के लिए एक्रूल अजम्पशंस को अप्लाई किया जाता है। सो क्लियर है तीनों? सो 3 assumptions हो जाएंगे अब हमारी, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूल अजम्पशन। तो इनको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, CAG, स्कैग,
कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी, एक्रूल अजम्पशन एंड गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, एक्रूल एंड गोइंग कंसर्न कैल्क से अगर याद करोगे तो आपको तीनों एकदम से याद हो जाएंगी। सो होप आपको तीनों अजम्पशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो उम्मीद करती हूँ तीनों अजम्पशन के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बच्चा पार्टी, अगर आपने एक बार ये समझ ली तो फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये तीनों की तीनों अजम्पशन आगे यूज होते जाएंगी। इस चैप्टर के अंदर जितना हम पढ़ेंगे वो आगे फर्दर हमेशा यूज होगा अकाउंटिंग के अंदर। सो अभी से आपको अच्छे से कवर अप करके चलना पड़ेगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर न्यू हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।